हेलो। ओके, सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम सब? ऑल गुड? चलो बढ़िया। लाइव सेशन अटेंड किया करो ना। लास्ट सेशन में भाग्यश्री प्रियंका थी। अमन ने ज्वाइन किया था बीच में। अमन फिर पता नहीं क्या हो गया, शायद नेटवर्क इशू हो गया अमन को। सेम फॉर जीतू चौधरी एज वेल। नेटवर्क इशू रहता है क्या थोड़ा? बाकी बच्चे पता नहीं, आराम से देखते लाइव सेशन। चलो कोई बात। ओके, सो एकदम बढ़िया हो तुम सब? चलो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे सभी के सब, है ना? ओके, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। बैलेंस बैलेंस क्या, ब्रेक इवन पॉइंट का। एंड हमने साथ ही साथ बॉटल नेक सेंटर का एक क्वेश्चन किया था सर। एक दो क्वेश्चन उसके हमने देखे थे। ठीक है, तो वो वाला पोर्शन हमारा हो गया था। जी सर, हो गया था। तो आज हम आगे बढ़ने वाले। मैंने कहा था आपसे कि भाई जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम किसका बात करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे प्लांट लेआउट का और प्लांट लोकेशन का। ऐसा कुछ बताया था मैंने आप लोग को? फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन, ये वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एग्जैक्टली वही स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले? प्लांट यानी फैसिलिटी लेआउट एंड फैसिलिटी लोकेशन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे इनमें से फैसिलिटी लोकेशन का। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे फैसिलिटी लोकेशन का, यानी कि प्लांट लोकेशन का क्या होता, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते, कौन से फैक्टर्स हमको वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द फैसिलिटी लोकेशन। क्योंकि देखो, आपको कोई प्लान अपना प्लांट सेटअप करना है, आपको अपना फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे प्लांट मतलब है ना, कि आपको अपना प्लांट सेटअप करना है। तो प्लांट सेटअप करने के लिए सबसे पहला डिसीजन ही ये लेना पड़ेगा कि भाई किस लोकेशन में, किस एरिया में, है ना, किस लोकेलिटी के अंदर हम क्या करें, हमारे प्लांट को सेटअप करें। एंड ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वाइल डिसाइडिंग द लोकेशन। अगर आपको अपना फैसिलिटी, अपना प्लांट जो है सेटअप करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है कि भाई लोकेशन क्या रहेगा। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? लोकेशन। अगर आप कोई प्राइम लोकेशन पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आपको एक अच्छा बिजनेस ला के देगा। मुझे अपना एक क्या करना है, मेरे को अपना एक शॉप स्टैब्लिश करना है। अब वो शॉप मैंने क्या करा है, मेन मार्केट में स्टैब्लिश करा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा शॉप अच्छा चलेगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। बट वही शॉप मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ऐसा दूर दराज किसी कोने में, गली मोहल्लों में जाके अंदर कहीं वो शॉप स्टैब्लिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट का सच कोई अच्छा एग्जिस्टेंस नहीं है, मार्केट का इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों का रीच नहीं है। तो क्या वो मेरा शॉप चलेगा? नहीं सर। चलेगा, पर मे भी शायद इतना ना चले जितना मैं मेन मार्केट में उसको रखता तो। सही बात है। फिर अगर मैं मेन मार्केट में रखूंगा तो मुझे कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। भाई मेन मार्केट में शॉप स्टैब्लिश कर रहे हो तो कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हाई रहेगा। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, है ना, विच नीड टू बी स्टडीड बिफोर डिसाइडिंग द फैसिलिटी लोकेशन और वी कैन से द प्लांट लोकेशन। ठीक है, तो चलो उनकी बात अपन करेंगे सेशन में कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या करना पड़ता है, क्या डिसीजन रहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फैसिलिटी लोकेशन से समझ गया ना, बेसिकली हम बात किसा करने वाले हैं, हम लोग प्लांट लोकेशन का बात करने वाले हैं कि वेयर वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर प्लांट, आवर प्रोडक्शन प्लांट, और वी कैन से आर यू नो फैक्ट्री बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो अपना आपको जो सेटअप करना है, इंडस्ट्री फैक्ट्री, वो आप किधर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन का बात कर रहे हैं इसमें अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फैसिलिटी लोकेशन, अच्छा फैसिलिटी लोकेशन, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ लिखवा दूं, है ना, तो थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड, है ना। चलिए, देखो क्या चीजें हमको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। ठीक है, जब हम प्लांट लोकेशन का बात करते हैं, फैसिलिटी लोकेशन का बात करते हैं, तो
कि भाई प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम, देखो जब हम ये लोकेशन का बात कर रहे हैं तो हमको वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू बेयर इन माइंड कि प्लांट का लोकेलिटी इट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। क्या आप जिधर कहीं भी अपना प्लांट का लोकेशन सेट करते हो, अपनी फैसिलिटी का लोकेशन सेट करते हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो लोकेशन ऐसा कुछ होना चाहिए सो दैट आप क्या इंश्योर कर पाओ मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब तुम्हारा कॉस्ट, चाहे वो लेबर को रखने का कॉस्ट हो, मटेरियल एक्वायर करने का कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, कुछ भी कॉस्ट हो, चाहे वो फैक्ट्री सेटअप करने का कॉस्ट हो, तो आपका ओवरऑल इकोनॉमी इकोनॉमी आपका ओवरऑल ऑपरेटिंग इकोनॉमी क्या रहना चाहिए, कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी मींस आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एकदम इकोनॉमिक रहना चाहिए, सस्ता रहना चाहिए, एंड इफेक्टिव भी रहना चाहिए एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कॉस्ट कोशिश करो कम से कम रहे, इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाओ, और आपका इफेक्टिवनेस क्या रहे, ज्यादा रहे, ये आपको ट्राई करना रहता है। ठीक है, एक और चीज आप जो एक आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आपका लोकेशन ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोकेशन शैल, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, प्लांट लोकेशन, ठीक है, शैल इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, संगी संग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलना चाहिए बेसिकली। ठीक है, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें इंश्योर करना चाहिए हमारी प्लांट लोकेशन, मतलब ऐसा कुछ प्लांट लोकेशन हमको देखना चाहिए जहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रहे ताकि हमारा प्रोडक्शन वगैरह सब हैम्पर ना हो। ठीक है, लेबर का रेगुलर सप्लाई मिल सके, लेबर जो हमको इजीली अवेलेबल हो जाए, और हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहे, कम से कम रहे, ये हमको इंश्योर करना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रख के हमको प्लांट का लोकेशन है ना हमको डिसाइड करना चाहिए। संगी संग हम बात करें तो वाइल deciding the plant location, utmost care should be exercised, ठीक है, utmost care should be exercised in order to ensure what we can say, mm, in order to ensure the favorable
लोकेशन फॉर द प्लांट। ठीक है, मतलब कि सर जब भी आप प्लांट लोकेशन को लेके कोई डिसीजन लो, वाइल डिसाइडिंग 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 क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने डिसाइडिंग का? While deciding the plant location, utmost care should be exercised in order to ensure the favorable location for the plant। कि जब आप प्लांट लोकेशन को लेके कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत ध्यान से, है ना, पूरा ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करके, मतलब हर एक पहलू को ध्यान में रख के क्या करना चाहिए, आपको लोकेशन के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट जो भी लोकेशन आप डिसाइड करो वो आपके प्लांट को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके एंटरप्राइज को क्या करे, फेवर करना चाहिए। समझो भाई, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी का बात करा है ना, तो मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं। अभी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री अगर मैं स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल कैसा चाहिए रहेगा, मुझे आयरन ओर्स का जरूरत पड़ेगा, मुझे मिनरल्स का जरूरत पड़ेगा, मेरे को हैवी मशीनरी का जरूरत पड़ेगा। हाँ सर, मेरे को पावर सप्लाई का जरूरत पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, मैंने कोई रिमोट एरिया में जाके अपना फैक्ट्री सेटअप कर लिया कि भाई वहां पे रेंट कम पे करना पड़ता, तो ठीक है यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। तो वहां पे क्या हो सकता है, मे बी मेरे को जैसा लेबर का रिक्वायरमेंट था वैसा लेबर ना मिल पाए, प्लस अभी इतना रिमोट लोकेशन में जाके तुम अपना प्लांट सेटअप करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि तुमको पावर सप्लाई जो जितना तुमको चाहिए, जितने आवर्स का तुम्हारा पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट है उतने आवर्स तुमको पावर सप्लाई ना मिल पाए, या जो रॉ मटेरियल तुमको चाहिए था वो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है ना हो आसपास, या तुमको बहुत दूर दूर से उसको ट्रांसपोर्ट करके मंगवाना पड़ रहा है, तो ये सब हो सकता है। तो कोई भी प्लांट लेआउट के बारे में डिसीजन लेते टाइम हमको क्या करना चाहिए, हमको अटमोस्ट केयर लेके चलना चाहिए, सो दैट हम एक हर एक पहलू को ध्यान में रख पाए, सो दैट वो जो डिसीजन हमने लिया है वो हमारे प्लांट को क्या कर सके, उसके फेवर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फैसिलिटी लोकेशन समझ गए ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री को लेके, अपने प्लांट को लेके लोकेशन डिसाइड करना मांग रहे हो कि भाई हम हमारा प्लांट किधर सेटअप करें। तो आपको लोकेशन कुछ ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि भाई वो आपको ऑपरेटिंग इकोनॉमी प्रोवाइड कर पाए, कम से कम आपको पैसा खर्च हो, आपको इफेक्टिवनेस पूरी मिल पाए। ठीक है, फिर संगी संग रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल आपको प्रोवाइड हो पाए, लेबर सप्लाई आपको मिल सके, सो दैट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रहे। और ऐसा कोई लोकेशन होना चाहिए, आप कोई डिसीजन लो तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो आपके प्लांट के क्या होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग दी प्लांट लोकेशन। क्लियर है? चलो, तो पढ़ के देखते हैं एक बार को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी कर लेना एक बार बाद में। ठीक है, चलो एक बार रीड करके देखते हैं। Plant location may be understood as the function of determining where the plant should be located for maximum operating economy and effectiveness. The selection of a place for locating a plant is one of the problems, perhaps the most important problem, which is faced by an entrepreneur while launching a new enterprise। जब आप कोई नई एंटरप्राइज लगा रहे हो तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है वो यही रहता है कि भाई मैं अपना प्लान किधर सेटअप करूं। ठीक है, a selection on pure economic consideration will ensure an easy and regular supply of raw material, labor force, efficient plant layout, proper utilization of production capacity and reduce cost production। अगर आप एक प्रॉपर जगह का सिलेक्शन करते हो तो उससे आपको इकोनॉमिक काफी फायदे रहते हैं कि आपको जैसे हमने बात किया, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बना रहता है, लेबर का आपको सप्लाई इजीली बना रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम रहता है, प्रोडक्ट आप अपना जो यूटिलाइज अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी आप उसका फुल यूटिलाइजेशन कर पाते हो। ठीक है, ऐसा an ideal location may not by itself guarantee success, but it certainly contributes to the smooth and efficient working of an organization। तो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि सर आप बोल रहे हो कि प्लांट लोकेशन अच्छा होना चाहिए, तो सर प्लांट लोकेशन अगर अच्छा है तो उससे क्या इट वेदर इट विल गारंटी सक्सेस, तो इट विल नॉट गारंटी सक्सेस, बट इससे ये रहेगा कि एक स्मूथ फंक्शनिंग बना रहेगा, एक एफिशिएंट फंक्शनिंग बना रहेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है,
A bad location, on the other hand, is a severe handicap for any enterprise and it finally bankrupt it. तो देखो, अगर आप लोकेशन कुछ ऐसा ऐसा वैसा बेकार लोकेशन दे लेते हो, तो इट इज पॉसिबल कि वो इट विल लीड टू दी बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी सर कैसे, एकदम कैसे बैंक्रप्ट हो जाएंगे? देखो, आपने कोई ऐसी जगह पे अपना प्लांट डाला है जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इजीली, लेबर आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी दिन में 12 में से, सॉरी 24 आवर्स में से जो है इलेक्ट्रिसिटी हर, मतलब जो दिन का टाइम रहता है जब प्लांट जो है ऑपरेशन में रहता है, तो वो टाइम पे 3 से 4 घंटा इलेक्ट्रिसिटी बंद रहता है. तो क्या होगा इससे? इससे प्लांट की कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा, इससे प्लांट के फंक्शनिंग पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. तो जितना मैंने खर्चा किया, अगर मैं उससे उतना रिजल्ट अगर नहीं ले पाऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को अल्टीमेटली वो प्लांट बंद करना पड़ेगा ना. तो इट विल लीड टू द बैंक्रप्सी. आज नहीं तो कल तो लेके जाएगा ऐसा चीज. इट इज therefore very essential that utmost care should be exercised in the initial stages to select a proper place. तो इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि आप एक प्रॉपर प्लेस क्या करो, सिलेक्ट करके चलो. ठीक है. Once a mistake is made in locating a plant, it becomes extremely very difficult and costly to correct it. एक सेकंड बच्चों. हाँ जी, चलिए बात करते हैं आगे. तो देखो क्या बात कर रहा है कि एक बार आपने एक गलत लोकेशन सेलेक्ट कर लिया अपने बिजनेस के लिए, अपने प्लांट के लिए, और फिर अगर आप सोचो कि यार अब इसको करेक्ट करें, रेक्टिफाई करें जो गलती हमसे हो चुका है, तो इट विल कॉस्ट यू मच, है ना. वो उसके लिए बहुत पैसा पे करना पड़ेगा. समझो, एक जगह तुमने प्लांट सेटअप करा, फिर तुम सोचो बोले यहाँ नहीं है, लोकेशन ऐसा कहीं और रखना चाहिए, तो कितना ज्यादा तुमको एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ जाएगा वो शिफ्टिंग का, है ना. एक जगह आपने रेंट पे करा, दोबारा रेंट पे करोगे, फिर यहाँ से लेके वापस कहीं और सामान शिफ्ट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दुनिया भर का कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा. तो अगर, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए सर, ये डिसीजन लेते समय हमको पूरा सावधानी बरतते हुए डिसीजन लेना चाहिए रिगार्डिंग द फैसिलिटी लोकेशन, और वी कैन से द प्लांट लोकेशन. ठीक है. अब देखो, स्टेप्स इन लोकेशन सिलेक्शन के सर, किस तरह से लोकेशन सेलेक्ट करें, कहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करें. तो बेटा इसके लिए यहाँ पे आपको देखिए कुछ स्टेप्स दिए हैं कि ये 3-4 स्टेप्स ध्यान में रखो, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या करने का, अपना लोकेशन सेटअप करने का. ये कुछ मतलब ऐसा समझ लो, ये कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है. ठीक है. ये क्राइटेरिया जो जो चीजें फुलफिल करते चलोगे, भाई जो लोकेशन के क्राइटेरिया को क्या कर रहा होगा, मैट कर रहा होगा, वही आपके लिए क्या होगा, आइडियल लोकेशन हो गया टू सेटअप योर प्लांट. ठीक है. तो देखो मेनली इधर हम क्या ध्यान देंगे, मेनली हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो लोकेशन मेरे को लगाना है, मेरा प्लांट मेरे को लगाना है, क्या मैं कंट्री में लगाऊं या कंट्री के बाहर लगाऊं. तुम बोलोगे बोले सर ये कैसा डिसीजन हुआ कि कंट्री में लगाऊं कंट्री के बाहर. अरे हाँ, आजकल सब पॉसिबल है. देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ. जितने भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आईफोन इटसेल्फ. आईफोन का बात करें, तो आईफोन बनता किधर है? ऑल्दो वो सर एक कंपनी है बाहर का, ठीक है, यूएस का कंपनी है, बट वो आईफोन जो है बनता किधर है, मैन्युफैक्चर किधर होता है? तो सर वो होता है चाइना में. तो वहां पे जो प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट एप्पल का, वो किधर है? वो चाइना में है. क्यों सर? क्योंकि वहां पे लेबर, मतलब
सस्ता मिल जाता होगा, या वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कुछ तो भी क्या कहते हैं, एक तरीके से कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता होगा इनके जो प्लांट वहाँ पे सेटअप करते होंगे। फिर सर क्या पता इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कम रेट लगता होगा, है ना। फिर सर वहाँ पे चाइना में एडवांस टेक्नोलॉजी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कंपनी को कम पड़ता होगा, इसलिए वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें हम डिसाइड कर, तो अब देखो इंडिया में अगर आप सेटअप करोगे तो इंडिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे आप देखोगे तो लेबर आपको सबसे सस्ता अवेलेबल रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी एकदम ऐसा खुले दिल से स्वागत करती है कि बोले आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, हम आपको अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या पता भाई वो एप्पल की बात करें तो एप्पल चाहता तो वो अपना प्लांट जो है वहीं अमेरिका में सेटअप भी तो कर सकता था ना, क्यों चाइना में कर रहा है, क्यों इंडिया में करना चाह रहा है। सर इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेजेस, कॉस्ट एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पाने के लिए। तो ये एक डिसीजन आप, भाई पहला स्टेप ये आप ध्यान में रखते हो कि भाई कहाँ सेटअप करें, क्या कंट्री में कर लें या विद इन दी कंट्री करें या आउटसाइड दी कंट्री करें। क्या हमको आउटसाइड दी कंट्री अगर करते हैं तो वहाँ पे क्या हमको अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। दूसरा चीज, भाई आपने कंट्री डिसाइड कर लिया आपको इस कंट्री में करना है, तो फिर आप रीजन डिसाइड कर दो कि भाई किस रीजन में करना है। रीजन के बाद फिर आप लोकल लोकेलिटी को देख के डिसाइड कर दो कि भाई कौन सी लोकेलिटी में आपको अपना स्टैब्लिश करना है। और फिर आप देखते हो कि एग्जैक्ट प्लेस क्या रहेगी जहाँ पे आप अपना प्लान सेटअप करोगे। तो ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हो वाइल वाइल डिसाइडिंग दी प्लांट लोकेशन। कि पहले आप कंट्री डिसाइड करोगे, कंट्री के बाद कोई रीजन डिसाइड करोगे। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिया में सेटअप करना है। फिर आप स्टेट पे जाओगे, भाई कौन से स्टेट में सेटअप करूं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट का अगर मैं देखूं तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है क्या करता है, काफी फेवर करता है ऑन्टरप्रिन्योर्स को। गुजरात हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ मैं एक अच्छा अपना प्लान सेटअप कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफी एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट्स को, ऑन्टरप्रिन्योरशिप को। तो मैं वो उस स्टेट में जाना चाहूंगा। फिर उस स्टेट में जाके मैं लोकेलिटी देखना चाहूंगा कि भाई कौन से एरिया में मुझे अपना प्लांट लगाना है ना। मैं चाहूंगा कि भाई जहाँ पे मेरे को मटेरियल वगैरह का इजीली अवेलेबिलिटी रहे, उस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उस लोकेलिटी में जाके मैं अपना लगाऊं। और वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट प्लेस चूज कर लेते हैं जहाँ पे हमको प्लांट लगाना रहता है। तो ये एक कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वाइल डिसाइडिंग द प्लांट लेआउट, ठीक है। प्लांट लेआउट नहीं, सॉरी, प्लांट लोकेशन। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, स्टेप्स इन लोकेशन सिलेक्शन। To be systematic in choosing a plant location, the entrepreneur would do well to proceed step by step. The steps: within the country or outside the country, selection of the region, selection of the locality or community, selection of the exact sites. चलो, तो अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, समझा दिया है ना। तो देखो वही बता रहे हैं कि सर जब हम ये डिसाइड कर रहे हो कि हमको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लोकेशन कौन सा लेना है, तो आप ये देखोगे कि भाई आपको ओवरऑल क्या फायदा मिलने वाला है। क्या पता आप दूसरी कंट्री में जाके, तो वहाँ पे क्या पता रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो, लेबर सस्ती मिलती हो, टेक्नोलॉजी आपको कम रेट पे अवेलेबल हो, है ना। तो आप ये फैक्टर ध्यान में रखते हो while डिसाइडिंग दी country, we can say. The first step in plant location is to decide whether the facility should be located domestically or internationally. A few years ago this factor would have received little consideration. पहले पहले ये फैक्टर पे इतना ध्यान नहीं देते थे लोग, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा कुछ ग्लोबलाइजेशन वगैरह नहीं था, और ना ही इतना कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा अवेलेबल था। बट जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब ये फैक्टर भी आता जा रहा है सामने। बट विद इंक्रीजिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, द इशू ऑफ होम of foreign country is gaining greater relevance. If the management decides on foreign location, the next logical step would be to decide upon a particular country for location. भाई आप सबसे पहले देखते हो कि भाई कंट्री कौन सी कंट्री में हम हमारा लोकेशन स्टैब्लिश करें। This is necessary because countries across the world are varying with each other to attract foreign investment. हर एक कंट्री क्या करता है, हर एक कंट्री आपको अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है कि आओ हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट करो। The choice of a particular country depends on such factors as political stability. तो सर जब हम चूज करें कि हमको कौन सी कंट्री में हमारा प्लांट लगाना है,
तो उसके भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो ये अफेक्ट मतलब जिन पे डिपेंड करता है कि भाई किधर आपको लगाना चाहिए। तो वो फैक्टर्स क्या है, देखो मैं आपको लिखवा देता हूँ वो चीज़। सॉरी। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कंट्री, कि भाई कौन सी कंट्री में मुझे अपना प्लान सेटअप करना है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स मेन रोल प्ले करेंगे। तो पहला चीज आप देखना चाहोगे कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, जिस कंट्री में आप अपना प्लांट लगाने जा रहे हो, कि उस कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसा रहता है, क्या गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है क्या, या गवर्नमेंट एक जैसा रहता है। देखो, गवर्नमेंट अगर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, वहां का पॉलिसीज भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर बदलता रहेगा तो वहां का पॉलिसी भी तो बदलेगा। बट गवर्नमेंट अगर सेम ही है, मोदी जी 10-15 साल रह गए, तो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये इंश्योरिटी श्योरिटी रहेगा ना कि हाँ, ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट को काफी फेवर करते हैं, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट है जो क्या है, अनस्टेबल है, 5 साल है, अगले साल नहीं है, फिर नहीं है, तो वहां पे पॉलिसीज भी बदलता रहेगा, क्योंकि हर एक सरकार अपनी पॉलिसीज अलग बनाता है। ठीक है, तो एक फैक्टर आप जो कंसिडर करते हो वो होता है सर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी आप देखो, मोदी जी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कितना फेवर करते हैं, तो आपने देखा कि भाई फॉरेन से आजकल कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितने सारे कंपोनेंट्स हम लोग खुद बनाना चाह रहे हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये किसका इफेक्ट है कि भाई जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं या जो भी कंपनीज हैं बाहर की, उनको पता है कि भाई एक तो इंडिया में क्या सस्ता लेबर अवेलेबल है। ठीक है, फिर ऊपर से गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर उनको फेवर करेंगी, तो वो क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय तक अपना बिजनेस यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये उनको फेवर ही कर रहा है और हमको भी फेवर कर रहा है। तो पहला चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा चीज जो आप कंसिडरेशन में रखते हो वो रखते हो कि भाई क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कि भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर, जिस कंट्री में हम लोग ये हमारा प्लांट सेटअप करने वाले हैं, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्वांटिटी वाइज कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हुआ तो दिक्कत है। रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप क्वांटिटी देखते हो क्या, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कितना कितना रहता है। तीसरा चीज तीसरा चीज आप जो ध्यान में रखते हो सर, एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या करेंसी है उस कंट्री का, एंड एक्सचेंज रेट क्या है। अभी समझो, अगर एक्सचेंज रेट हाई है, मान लो यूएस की कोई कंपनी है, वो अपना प्लांट सेटअप करना चाह रही है इंडिया में, एक्सचेंज रेट हाई है, $1 के बदले 70 रुपए मिल जाएंगे उनको, तो उनको तो या 75 मिल जाएंगे, तो उनको तो फायदा है ना यहाँ पे इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करने पे। उनका तो $1 जाएगा, यहाँ पे 75 में काम होगा। तो उनको तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या करेगा, एडवांटेज प्रोवाइड करेगा ना, ऐसा चीज। ठीक है, तो करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। फिर नेचुरल एंड फिजिकल कंडीशंस। और कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री को चूज किया जाए फॉर प्लांट सेटअप। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, दैट जो आपको अफेक्ट करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कोटास, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पेक्युलरिटीज, एंड नेचुरल ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी जगह पे हमारा प्लान सेटअप करना है, वेदर डोमेस्टिकली और टू एनी अदर कंट्री। दूसरा चीज, एक बार आपने कंट्री डिसाइड कर लिया, तो दूसरा चीज अब आपको क्या करना है, कंट्री डिसाइड हो गया, अब आपको देखना है भाई कौन से स्टेट में आपको क्या करना है, अपना प्लांट लगाना है, कौन से रीजन में लगाना है। तो दूसरा आता है सिलेक्शन ऑफ रीजन। क्लियर है, चलो उसके बाद देखते हैं, इसको गो थ्रू करते हैं। एक सेकंड रुकने का बच्चों, एक सेकंड।
हेलो, चलिए। तो सिलेक्शन ऑफ रीजन, the selection of a particular region out of the many natural regions of the country is the second step in plant location. तो कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस, जैसे ऊपर कंट्री सेलेक्ट करने में कुछ फैक्टर्स हमको अफेक्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे रीजन सिलेक्शन में भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो क्या अच्छे से स्पेसिफाइड है तो उनको मैं लिखवा नहीं रहा, वहाँ पे तो ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में था तो मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे तो आप खुद से नोट कर सकते हैं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ रीजन, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वेदर वहाँ पे हमको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं। अगर इजीली अवेलेबल है तो हम वहीं पे रहना चाहेंगे, क्योंकि अगर इजीली अवेलेबल नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का, एंड हम वो नहीं चाहेंगे, है ना। हम तो हमेशा इकोनॉमिक रह के काम करना चाहते हैं, तभी तो हम दूसरे देश में जा रहे हैं। फिर नियरनेस टू दी मार्केट, कि मार्केट के कितना पास है हम, जितना पास हम मार्केट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, सो दैट वी कैन इंश्योर अ स्टडी सप्लाई ऑफ आवर गुड्स टू दी मार्केट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम रहेगा और स्टडी सप्लाई बना रहेगा, एक रेगुलर सप्लाई बना रहेगा, और मार्केट का हमको अंदाजा रहेगा कि भाई मार्केट में कंज्यूमर का क्या डिमांड चल रहा है। भाई जितना आप मार्केट के पास रहोगे उतना आपको मार्केट कंडीशंस का क्या रहेगा, अंदाजा लगा रहेगा, है ना। तीसरा चीज अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कितना टाइम अवेलेबल रहता है। ऐसा तो नहीं दिन में 24 में से 12 घंटे तो बिजली गायब रहता है, 12 घंटे अवेलेबल रहता है। तो ऐसे में आप फिर क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कैरी आउट नहीं कर सकते। तो आप ये भी चेक करोगे, ये भी एक फैक्टर अफेक्ट करेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। जैसे देखो करंटली ऐसे हमारी कंट्री में हुआ कि ऐसा बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक बिजली कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उनके पास कोयला खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किसका है, वो सर थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। मेरे ख्याल थर्मल में आता है ना, कोल वगैरह जो भी चीज है कोल के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक थर्मल एनर्जी ही बोलते हैं उसको। जियो थर्मल तो होता है वो जमीन वाला, थर्मल एनर्जी बोलते हैं उसको, आई गेस। ठीक है, तो कोल जैसा बोला गया कि भाई कोयले की कमी है, तो वहाँ पे कोल कंपनी से एकदम डिमांड बढ़ गया था, है ना। तो ज़्यादा कोयला सप्लाई में लगा। अब मान लो कोयला ही नहीं होगा कंट्री में तो वहाँ तो बिजली कंपनियां ठप पड़ जाएंगी, प्रोडक्शन बंद, है ना। तो ये चीज़ हमको इंश्योर करना चाहिए कि भाई रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर बना रहे, नहीं तो फिर तो क्या होगा, फैक्ट्री हो जाएगी बंद, ताला लग जाएगा फिर तो। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, भाई अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कितना है ना। कि मान लो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, लेबर को बाहर से मंगवाना ही पड़ रहा है, या थोड़ा रॉ मटेरियल का मूवमेंट इधर से उधर होता है, या समझो मैंने कुछ गुड्स खुद से प्रोड्यूस करा, फिर मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लिया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग हमने समझा था कि भाई थोड़ा थोड़ा प्रोसेस मेरे यहाँ हो रहा है, बाकी जो फिनिशिंग वगैरह होता है वो करने के लिए मैं अपने प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, किसी और के पास भेजता हूँ। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो अवेलेबल होना चाहिए ना, तो वो हमें कंसिडर करते हैं सर, ठीक है। एंड एक और चीज, सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। अभी समझो इंग्लैंड, इंग्लैंड में तुमको पता है मौसम कैसा रहता है, ज्यादातर तो बारिश ही होती रहती है और मस्त एकदम अच्छा मौसम रहता है, वहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और वहां से कोई पर्सन इंडिया आ रहा है और इंडिया आके राजस्थान में डेजर्ट के अंदर अपना प्लांट सेटअप कर ले, तो मजा आ जाएंगे उन लोग को तो यहाँ पे काम करने में। तो एक और चीज जो कंसिडरेशन में आता है दैट इज द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट उनको सूट करना चाहिए। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसिडर करके, और एक हाँ एक लास्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा है, कि भाई गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगा रहा, सब्सिडी कितना देना चाहता है गवर्नमेंट हमको, ठीक है। क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा हमको, कोई लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट है, या गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कोई क्वांटिटी वाइज कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है क्या। भाई देखो हर एक स्टेट का अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट का गवर्नमेंट अलग होता है, और हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना पॉलिसी रहता है, ठीक है। जैसे कोई स्टेट होता है जो कि नहीं चाहता कि उसके स्टेट में क्या हो, जैसे बहुत एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैं, राजस्थान और गुजरात ये दो स्टेट्स हैं, एकदम पड़ोसी स्टेट्स हैं। आप देखोगे गुजरात के अंदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितना सारा है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कितना अच्छा है, राजस्थान में आप देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं। भाई क्या सर, क्या डिफरेंस क्या है। भाई नेचुरल फैक्टर्स तो डिफरेंस है ही, साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गुजरात के अंदर कुछ ऐसा गवर्नमेंट क्या चाहे, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखा है जो कि बहुत फेवर करता है किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो आके अपना क्या करें, प्लांट वहाँ पे सेटअप करें। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे उनको अच्छे इंसेंटिव देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि भाई कौन सा रीजन हम सिलेक्ट करें फॉर आर प्लांट, ठीक है। चलो एक बार इनको फटाफट रीड करके देख लेते हैं, समझा मैंने सारा दिया आपको।
स्टार्ट करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से, है ना। चलो एक सेकेंड। एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट as a manufacturing unit is engaged in the conversion of raw material into finished products, it is very essential that it should be located in a place where the supply of raw material is assured at a minimum transport cost. The sugar industry, the paper industry, the iron and steel industry, the industries engaged in the solvent extraction of oil from rice bran, the China clay washery, factories manufacturing low tension uh, porcelain insulators and the like should be located near the sources of their रॉ मटेरियल। तो बता रहा है कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ एग्जांपल दिए, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्रीज जो हैं, इनका जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उसके पास में ही सेटअप होना चाहिए, सो दैट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो पाए। द हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश is due to the fact that these two states are the leading producers of sugar cane in the country। आप एग्जांपल देखो कितना अच्छा दिया है कि अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज वहीं पे देखने को मिलेंगी। सर क्यों ऐसा? कि वहाँ पे जो शुगर केन है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी उन दो ही स्टेट्स में होता है, तो रॉ मटेरियल का सोर्स ही वही है, इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज वही है। क्योंकि सबको क्या चाहिए, सबको ऐसा चाहिए कि भाई हमारा इंडस्ट्री वही हो जहाँ पे रॉ मटेरियल हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम लगे। अगर आप देखो कानपुर की बात करते हो, सिमिलरली कानपुर जो है आपके रबड़ के लिए इंडस्ट्री सारी कानपुर में स्टैब्लिश है। क्यों सर? क्योंकि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ पर है। प्लस आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश बिहार की हम बात करते हैं तो वहाँ पे नदियों वगैरह की कोई कमी है नहीं, है ना। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वहीं पे क्यों है? क्योंकि सर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जैसे मैंने गुजरात राजस्थान का बात करा, गुजरात में भी जो नेचुरल सोर्सेज है उनकी कमी नहीं है, बट राजस्थान में आप देखोगे तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू गुजरात, सो जो नेचुरल सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ वगैरह नहीं है राजस्थान में इतनी जितनी गुजरात में अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा सेटअप है। तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो एक बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई डिसाइडिंग दी रीजन ऑफ द प्लांट, है ना। देन वो बता रहा है कि रॉ मटेरियल के पास में रहने से क्या एडवांटेजेस रहती है। नियरनेस ऑफ टू रॉ मटेरियल आपको ये सारा एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। क्या क्या? रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। रेगुलर एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल, ठीक है। अनइंटरप्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ब्रेकडाउन्स, मान लो ट्रक्स वगैरह की हड़ताल है, जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं एजेंसीज उनकी हड़ताल है, तो अगर आपका जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल पास में है तो वहाँ पे आपके बिजनेस के आपकी सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपका कुल मिला के कॉस्ट बच रहा है ना, और आप कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी बच रहा है। कैसे? भाई आपको पता है कि रॉ मटेरियल पास में है तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं मंगवाओगे तो आपको स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा, स्टोरेज नहीं करोगे तो आपका वेयर हाउसिंग कॉस्ट बचेगा, है ना। तो ये फायदे हैं रॉ मटेरियल का पास में रहने का, ठीक है। चलो दूसरा चीज, नियरनेस टू द मार्केट। आप देखते हो, देखो सिंस गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल, इट इज वेरी एसेंशियल दैट द फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर देयर मार्केट, पास में कहीं होना चाहिए। A reduction in the cost of transporting finished goods to the market, the ability to adjust the production program to suit the likes and dislikes of consumer, the ability to render prompt services to consumers, provide after sale services, execute replacement orders without delay. There are some of the advantages that accrue to the entrepreneur। तो देखो, अगर मार्केट जितना पास रहेगा उतना आपको एडवांटेज है। भाई एक तो क्या, भाई जैसे प्रोडक्शन हुआ वैसे आपने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर दिया मार्केट में बिना वेयर हाउसिंग के, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट बच गया। अब आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हो। आप मार्केट के पास रहोगे तो आप मार्केट कंज्यूमर की इंटेंशंस को क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, कंज्यूमर की इंटेंशंस को फोर्स ही कर पाओगे कि भाई क्या चाहता है कंज्यूमर हमसे, है ना। और आ, बिना किसी डिले के, बिना किसी डिले के आप क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस है उनको अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एक फायदा रहता है नियरनेस टू द मार्केट का। देन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, पावर इज एसेंशियल टू मूव द व्हील्स ऑफ एन इंडस्ट्री। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, नेचुरल गैस आर द सोर्सेज ऑफ पावर, जिसमें सबसे बड़ा तो ये दोनों ही है।
where coal is the source of power, as in the case of the iron and steel industry, the factory has to be located near the coal fields ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई मिल सके उनको. Example of such industries are the iron and steel industry in Germany, Pennsylvania in the USA, एंड जमशेदपुर इन इंडिया. ये मेन एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्यों मिलती हैं आपको ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कोल जो है वो आपको इजीली अवेलेबल होता है, सो दैट पावर का सप्लाई बना रहे. तो ये भी एक फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हो व्हाइल डिसाइडिंग द लोकेशन. मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वो पढ़ने का रिक्वायरमेंट था बस. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप कंसिडरेशन में लेते हो कि while make a study of a location, an entrepreneur consider the question of the availability of transport facilities, whether transport facilities are available or not. Transport facilities are essential for bringing raw material and men to the factory and for carrying the finished products from the factory to the market. A place which is well connected by rail, road and water transport is ideal for a plant location. It may be said that industry follows transportation. जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होगी वहीं पे इंडस्ट्री जाएगा. क्यों? क्योंकि हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करना पड़ जाए, कभी मान लो रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ जाए, लेबर का जरूरत पड़ जाए, हमको हमारा प्रोडक्ट भिजवाना है सेल्स के लिए, सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए सर. इन अदर वर्ड्स, places with well developed means of transport attract industries. In extreme cases, transport may follow industries. For instance, if a public sector unit is started in a remote place, the government will naturally provide transport facility to cater to the requirements of the unit. But generally speaking, a place with existing फालतू बात कर रहा है, आगे बढ़ते हैं. ऊपर बोल रहा था कि जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन दे अट्रैक्ट इंडस्ट्री, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टार्ट करा किसी रिमोट लोकेशन में. अब वहां तक रॉ मटेरियल लाना ले जाना, गुड्स प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है. तो वहां पे गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रही है. तो वो बात अलग है, ऐसा कुछ ही केसेस में होता है. बाकी तो ऐसा होता है कि जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहीं पे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि पहले इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो जाए फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप हो, ये बहुत कम होता है. देन क्लाइमेट सुटेबिलिटी आपको देखना रहता है, खुद ही पढ़ लो एक बार, कुछ भी नहीं है इसमें, फटाफट रीड करो उसको, क्लाइमेट सुटेबिलिटी को. पढ़ा? देखो क्या कह रहा है. The climate has its own importance in the location of a plant because of two reasons. First, there are certain industries which, because of the nature of their production, require particular climatic conditions. एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि भाई कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्रीज जो होती है इनको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए रहता है ना. सच इंडस्ट्रीज हैव टू बी लोकेटेड इन प्लेस वेयर ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस आर अवेलेबल. तो इसलिए आपको देखना रहता है कि भाई सूटेबिलिटी, क्लाइमेट आपको सूट कर रहा है कि नहीं. चलो. फिर गवर्नमेंट पॉलिसी. द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑन प्लांट लोकेशन इज apparent in every country, particularly in planned economies like ours. In the name of balanced regional development, many backward regions in India have been selected for the location of new industry which would generate the region's economy and on a larger canvas the national economy. The government of India has been influencing plant location in a number of ways. Some of these are licensing policy, freight rate policy, establishing a unit in the public sector in a remote area and developing to attract other. देखो क्या बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या करती है, अफेक्ट करती है. कैसे? जैसे मान लो एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे ज़्यादातर जो प्लान इकोनॉमी की बात करें, प्लान इकोनॉमी मीन्स वो इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है. तो उन इकोनॉमीज में लोकेशन डिसाइड करने में गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है. कि गवर्नमेंट क्या करता है, लाइसेंसिंग का जैसे बात करें, लाइसेंसिंग हो गया, तो गवर्नमेंट का मोटिव रहता है कि जो ऐसे एरिया से, बैकवर्ड एरिया से, वहाँ पे भी क्या हो, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश हो ताकि वहाँ का इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाए और ओवरऑल नेशन का इकोनॉमी डेवलप हो पाए, है ना. तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे एसईजेड एरिया अपन बात करें, इंडिया में एसईजेड एरिया स्टैब्लिश किए जाते हैं. क्यों किए जाते हैं? कि सर वहाँ पे एक इंटीग्रेशन हो पाए इंडस्ट्रीज का. क्या पता कुछ बैकवर्ड लोकेशन में एसईजेड स्टैब्लिश कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट चाहता हो कि भाई उस एरिया का क्या हो, डेवलपमेंट हो, है ना. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अफेक्ट करता है एक तरीके से. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करता है, सिलेक्शन ऑफ रीजन को. स्टेट वाइज अपन ने बात कर लिया. फिर इसके बाद आप बात करते हो सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, कौन से लोकेलिटी में आप अपना प्लांट एस्टेब्लिश करोगे.
तो जब लोकेलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 3 फैक्टर को कंसिडर करते हैं, इनको रीड करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, 3-4 फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि भाई वहाँ पे लेबर का अवेलेबिलिटी कैसा रहेगा। भाई जिस लोकेलिटी में आके अपना भाई स्टेट डिसाइड कर लिया, स्टेट के बाद क्या आपको एक ऐसे जगह चाहिए रहेगा ना जहाँ पे अपना प्लांट सेटअप करोगे, तो किस लोकेलिटी में आप अपना प्लांट सेटअप करने वाले हो, तो उसको अफेक्ट करने के लिए यहाँ पे फर्दर फैक्टर्स हैं कि जब आप लोकेलिटी का बात करोगे तो कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि भाई लेबर इजीली अवेलेबल है कि नहीं। फिर लेबर तो अवेलेबल है, मान लो वो लेबर को स्किल्स ही नहीं है, आप चाहोगे कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, थोड़े पढ़े लिखे लेबर अवेलेबल हो, आपको ये चाहोगे है ना। फिर सिविक अमेनिटीज फॉर वर्कर्स, सिविक अमेनिटीज मींस कि भाई वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या प्रॉपर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, है ना, पार्क्स वगैरह, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री, कि भाई आप ऐसी जगह, एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ सॉरी बच्चों, देखिए फिर साथ साथ एक और चीज कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। देखो मैं कोई ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो कि मैं अगर बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो सामने चाय प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक दूसरे को यूज को कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो जैसे रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री की बात कर लो, और दूसरा आप बात कर लो आयरन इंडस्ट्री। मान लो एक ऐसा इंडस्ट्री जो कार बना रहा है, दूसरा इंडस्ट्री क्या कर रहा है, रबड़ बना रहा है, तो एक दूसरे को, रबड़ क्या टायर बना रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री मेरे को किसी एरिया में मिल जाती है, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी अपना इंडस्ट्री उधर ही सेटअप करूं, ताकि हम दोनों अपने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को क्या कर पाए, कॉम्प्लीमेंट कर पाए, है ना। या मेरे कॉम्पिटिटर्स किधर हैं, ये चीज हम ध्यान रख के क्या करते हैं, लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, के भाई पानी का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कभी कोई आग वाग लग गया तो क्या प्रॉपर हमको फैसिलिटीज मिल पाएगी, क्या हॉस्पिटल्स वगैरह आसपास है कि नहीं। तो ये सब चीजें आप कंसिडरेशन में रखते हो वाइल डिसाइडिंग द लोकेलिटी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, चलेगा। ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ द साइट, फाइनली फिर क्या करते हो आप, आपका आपका आखिरी, भाई आपने लोकेलिटी वगैरह देख लिया, आपने कंट्री डिसाइड कर लिया, स्टेट डिसाइड कर लिया, लोकेलिटी डिसाइड कर लिया, सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में कर लिया, ये सारे सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में ले लिया, तो आखिरी स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द साइट, कि भाई यहाँ पे अब मुझे अपना प्लांट सेटअप करना है। ठीक है। तो जो साइट आप सिलेक्ट करते हो उसमें आप ध्यान रखते हो कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा उधर आसपास का। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे टोपोग्राफी जिसको अपन बोलते हैं ना, कि भाई जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो कैसा है ना, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा रहता है वहाँ पे, कितना अपन ये देख सकते हैं कि भाई वहाँ का इको सिस्टम कैसा है, हाँ इको सिस्टम एग्जैक्ट परफेक्ट वर्ड है, इको सिस्टम कैसा है, सॉइल का फर्टिलिटी कैसा है, एरिया साइज कितना बड़ा है। ठीक है। तो देखो सिलेक्शन ऑफ द साइट, द सिलेक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट साइट इन अ चोजन लोकेलिटी इज द फोर्थ स्टेप इन प्लांट लोकेशन। The selection of the site is influenced by the following consideration: is soil, size, and topography. For factories producing engineering goods, the fertility or otherwise of the soil may not be a factor influencing them. But for agro-based industry, soil ka fertility will be an important factor. A fertile soil is necessary for ensuring a strategic plant location. The area of the land should be such as to accommodate not only the existing manufacturing facility but offer scope for future expansion. तो भाई ये तीन चीजें हमको कंसिडर करना चाहिए while what we are doing while selecting the site of the plant. देखो पहला चीज, अगर मेरा कुछ इंडस्ट्री ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा सॉइल का फर्टिलिटी ज्यादा हो, मैं ऐसी जगह अपना प्लांट लगाना चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ऐसी जगह में अपना प्लांट लगाऊं जो कि इनफर्टाइल हो। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे बता रहा है कि भाई
हम एक और चीज जो कंसिडर करेंगे साइट सिलेक्ट करते समय कि एरिया कितना बड़ा है, कि क्या पता अभी तो मैं छोटे एरिया में अपना प्लांट स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में मुझे लगता है कि फ्यूचर में कि मैं मुझे एक्सपेंशन वगैरह कैरी आउट करना है तो मुझे एक बड़ा एरिया चाहिए रहेगा। तो उस बड़ा एरिया के लिए कहीं क्या स्कोप है कि मैं अपना एरिया का फैक्ट्री साइज बढ़ा सकता हूँ। तो ये कुछ फैक्टर आप कंसिडर करते हो वाइल सिलेक्टिंग दी साइट। तो इस ये 4 स्टेप्स मतलब जो कि बड़ा काफी बड़ा करके बताया गया, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वाइल डिसाइडिंग दी फैसिलिटी लोकेशन, या मैं यूं कहूँ प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में ये कुछ फैक्टर्स हमको कंसीडर करने पड़ते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने पहले ही समझ लिया था कि सर हमको इकोनॉमिक रहना चाहिए बस, और तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते समय हमको हमारा करते हुए हमको हमारा प्लांट लोकेशन यानी फैसिलिटी लोकेशन डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये पूरा हुआ आपका, क्या चीज़ पूरा हुआ आपका, फैसिलिटी लोकेशन प्लांट लोकेशन। मैंने कहा था दो चीज़ें करेंगे, प्लांट लोकेशन और दूसरा करेंगे प्लांट लेआउट। तो लोकेशन का बात हो गया, बातें लेआउट के ऊपर। ठीक है, जब लेआउट की हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अच्छा इसमें मैं तुमको एक बढ़िया एग्जांपल दूं क्या, ताकि तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाए। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, ये जो रीजन सेलेक्ट करने की बात की गई थी ना, स्टेट सेलेक्ट करने की बात की गई थी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। भाई आखिर किस लोकेलिटी में जाके हमको अपना प्लांट इस्टेब्लिश करना है, उधर के लोग कैसे होते हैं, उधर के लोग कैसे होंगे, कम्युनिटी कैसी होगी, लेबर कैसे होंगे। तो देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, टाटा का एग्जांपल याद है। टाटा को क्या करना था, नैनो का प्लांट लगाना था, टाटा नैनो का प्लांट। तो इन लोगों ने क्या किया था, बंगाल के अंदर एक कोई ट्राइबल एरिया में जाके क्या करा था, टाटा नैनो का प्लांट लगाया था, जिसका वहाँ की जो ट्राइब्स थी ना, ट्राइबल जो लोग थे, उन लोगों ने बड़ा वो किया था, अपोज किया था। क्योंकि उनको ऐसा था कि अगर यहाँ पे नैनो का प्लांट लग गया तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, जो फॉरेस्ट वगैरह वो सब खराब हो जाएगा। तो केस चला था, और केस जो था टाटा के अगेंस्ट में आया था, तो उनको अपना प्लांट वहाँ से हटाना पड़ा। फिर उन्होंने प्लांट लगाया था गुजरात में जाके। गुजरात में मोदी था उस समय गवर्नमेंट के अंदर, तो मोदी ने पूरा सपोर्ट किया था, और एक ऐसी जगह पे प्लांट लगवाया था जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली एक्सेसिबल हो, लेबर मिल जाए, और वो एक ऐसी जगह थी जो इतना डेवलप नहीं थी, तो उस जगह का डेवलपमेंट भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सब बोला है कि भाई प्लांट सेटअप करते समय आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर लेने चाहिए। जैसे हम जो समझो टाटा जी से गलती हो गई वहाँ पे, तो उन्होंने कोलकाता की उस जगह पे क्या कर लिया, और सॉरी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर वो जगह पे अपना प्लांट सेटअप कर लिया। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको अपना पूरा का पूरा प्लांट हटाना पड़ गया। तो कितना कॉस्ट उनका बेकार गया, कितना कॉस्ट उनका एक्सेसिव लगा होगा, क्यों, एक गलत डिसीजन की वजह से। तो इसलिए ऐसा बोला गया कि ये सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, ऐसा चीज। चलिए, प्लांट लेआउट फैसिलिटी लेआउट का बात कर ले, प्लांट लेआउट का क्या होता है ये। चलो, इसके बारे में तुमको आज स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, क्या होता है, फिर डिटेल डिस्कशन इसका कैरी करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। देखो, फैसिलिटी लेआउट, और इसको आप बोल सकते हो प्लांट लेआउट भी बोल सकते हो आप। प्लांट लेआउट मतलब बेसिकली यहाँ पे आप प्लांट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, कि हमारा पूरा जो प्रोडक्शन प्लांट है, जो फैक्ट्री है, आखिर वो दिखेगा कैसा, क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा होगा, है ना, बुनियादी ढांचा कैसा होगा। अभी देखो समझो, तुम एक बात समझना, जब कोई मकान बनता है, घर बनता है, तो क्या होता है, पहले एक नक्शा, एक अपन क्या करते हैं, उसका मैप बनाते हैं, नक्शा बनता है, नक्शे के बाद क्या होता है, एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद में फिर अंदर उसको फिर पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है ना। तो फैसिलिटी लेआउट, प्लांट लेआउट में भी हम यही काम कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा अच्छे से ढांचा बना रहे हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, एक मैपिंग कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा रहेगा, इतना इतना अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, दुनिया भर के डिपार्टमेंट होंगे। फिर इतना मशीन्स हम इंस्टॉल करेंगे, इतने लेबर को हम काम पे लगाएंगे। ठीक है, इतना बड़े एरिया में हमारा फैक्ट्री स्टैब्लिश होगा, यहाँ इस एरिया से हम क्या करेंगे, हमारा वो जो रॉ मटेरियल है वो अक्वायर करेंगे, ये मार्केट में हम हमारा सप्लाई करेंगे, गुड सप्लाई करेंगे,
ये हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज में लेंगे, है ना। और क्या हो सकता है कि हाँ, वेयर हाउसिंग हम यहाँ पे करेंगे, वेयर हाउस हम खुद इस्टेब्लिश करेंगे या उसको हम बाहर रखेंगे, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा गुड्स रॉ मटेरियल स्टोर होगा, यहाँ हमारे गुड्स स्टोर होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, पूरी फैक्ट्री का आप जो मतलब जो चीज़ आपको बाद में जाके फेस करना ना, वो सबका एक क्या कर रहे हो, पहले से एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड प्लांट लेआउट, फैसिलिटी लेआउट। ठीक है। फैसिलिटी लेआउट यहाँ पे जो आप डिसाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, पूरा प्लांट कंस्ट्रक्ट होगा, है ना। तो ये डिसीजन लेते समय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, कितना बड़े स्केल पे काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे प्लांट लेआउट को फिक्स करेंगे। मेरे को बहुत बड़ा प्रोडक्शन करना है, मैंने ले दे के छोटी सी फैक्ट्री लगा दी, तो ये तो मैंने खुद ने मूर्खता वाला काम। मुझे प्रोडक्शन करना बट मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, तो ये नहीं करने का है ना। तो आपको ये सब डिसाइड करना रहेगा कि भाई कितना बड़ा आपका प्लांट का साइज होना चाहिए। ठीक है। because it will ultimately affect your effectiveness, your efficiency, your level of operations। ठीक है। चलो देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें। हाँ। प्लांट लेआउट, also known as layout of facility, refers to the configuration of department, कितने डिपार्टमेंट होंगे, वर्क सेंटर्स कितने होंगे, इक्विपमेंट कौन सा यूज करेंगे, मशीन्स कौन सा यूज करेंगे, विद फोकस ऑन द फ्लो ऑफ मटेरियल और वर्क थ्रू द प्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पे भाई प्रोडक्शन सिस्टम कैसे काम करेगा पूरा का पूरा, ये सब के बारे में जो हम बात करते हैं वो आपका कितना आता है सर, लेआउट फैसिलिटी या फैसिलिटी लेआउट में आता है। प्लांट लेआउट और फैसिलिटी लेआउट मींस प्लानिंग, है ना, फॉर लोकेशन ऑफ ऑल मशीन्स, इक्विपमेंट्स, यूटिलिटीज, वर्क स्टेशंस, कस्टमर सर्विस एरियाज, मटेरियल स्टोरेज एरियाज, टूल सर्विसिंग एरियाज, टूल क्रिप्स, easels, restrooms, lunch room, coffee, tea, base, offices, computer rooms, also planning for the pattern of flow of material and people around into and within the building। तो बेसिकली इन सब का प्लानिंग कर रहे हो। तो दिस इज योर प्लांट लेआउट, कि ऐसा हमारा प्लांट दिखेगा, ढांचा बना रहे हो आप। ठीक है। यहाँ से सामान आएगा, यहाँ सामान जाएगा, यहाँ पे स्टोर करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर रखे जाएंगे, यहाँ पे रेस्ट रूम होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे मशीन इंस्टॉल होगी, यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे। तो इस तरह का पूरा क्या जो आप लेआउट तैयार करें, दैट इज कॉल्ड प्लांट लेआउट। लेआउट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजंस अबाउट द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको करना है उनका फिजिकल अरेंजमेंट आप करो। मेरे को प्रोडक्शन कैरी आउट करना है, तो प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले मशीन्स वगैरह चाहिए। तो उन सब का क्या करो आप, फिजिकल अरेंजमेंट कर रहे हो, है ना, विद इन अ फैसिलिटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी center can be anything that consume space, a person or group of people, a machine, a workstation, a department, a storeroom and so on। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को लेबर का जरूरत पड़ेगा, मशीन का जरूरत पड़ेगा, मेरे को एरिया का जरूरत पड़ेगा, मेरे को डिपार्टमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सेंटर जो होते हैं, जो प्रोडक्शन सेंटर्स की बात कर लें अपन, तो उनको इन सब का जरूरत पड़ता है। द गोल ऑफ लेआउट प्लानिंग इज टू अलाउ वर्कर्स एंड इक्विपमेंट्स टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली। अभी समझो मुझे पता है कि मेरे को किधर काम करना है, ये इक्विपमेंट्स का किधर क्या काम है, ये किधर रखा रहता है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होगा, ये सब चीज़ें पहले से प्लान होगा, तो क्या होगा, वर्कर का भी और इक्विपमेंट्स का, मशीन का क्या बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा सर। ठीक है। तो ये रहता है हमारा किसमें, फैसिलिटी लेआउट में या प्लांट लेआउट के अंदर। क्लियर है। तो प्लांट लेआउट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच सेंटर, हर भाई हर सेंटर के लिए कितना स्पेस और कितना एरिया चाहिए, किस तरह से हर एक सेंटर स्पेस को कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ठीक है। व्हाट सेंटर शुड द लेआउट इंक्लूड, कौन कौन से सेंटर्स रहने चाहिए हमारे प्लांट के अंदर, है ना, कहाँ पे इनका लोकेशन होगा। द लोकेशन ऑफ अ सेंटर हैज टू डायमेंशन, एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पेस दैट द सेंटर ऑक्यूपाई विद द, देखो उसको। तो क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि भाई किधर हमारा प्लांट फैसिलिटी लोकेटेड होगा, कितने सेंटर्स होंगे, हर एक सेंटर का क्या काम होगा, किधर लोकेटेड होगा। लोकेशन में हम दो चीज़ें देखते हैं कि एब्सोल्यूट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन मतलब क्या, विद इन दी सेंटर होगा या सेंटर के आसपास के एरिया में होगा। तो ये चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं विद इन दी प्लांट लेआउट। क्लियर है। तो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करने वाले या प्लांट लेआउट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके गुड इम्पैक्ट्स हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है। ये सब अपन डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। कि प्लांट लेआउट के क्या
गुड इम्पैक्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लांट लेआउट के, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। क्लियर है बात? चलो, तो एक बार यहाँ तक करने का वापस रिवाइज, इंपॉर्टेंस वगैरह जो हो गया, जब मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या होता है लेआउट डिसीजंस का, क्या ज़रूरत है लेआउट कैरी आउट करने का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी ये थोड़ा समझना, थोड़ा भारी थियोरी होने वाला है ना, तो प्रिपेयर कर लेने का खुद को, इसलिए कह रहा हूँ बार रिवीजन करते जाना जो पहले पढ़ रखा था, कि आप जब अपन लिंक बिठाएं तो लिंक आप बना पाओ। जब तक लिंक नहीं बिठाओगे तो ये सब थियोरी पढ़ने का कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको पता है अच्छा खासा मार्क्स का थियोरी आने वाला है, तुमको थियोरी अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो थियोरी है, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो एक बार इसको जितना पढ़ा है उसको अच्छे से गो थ्रू करने का, फिर आने वाले लेक्चर्स में अपन ये सब चीज़ें गो थ्रू करेंगे, जो कि थोड़ा भारी पड़ सकता है आप लोग को, इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।